नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक संपन्न हो गई है। मिशन 2024 की तैयारियों पर इस दौरान चर्चा हुई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम नेता भी मौजूद रहे। तो महत्वपूर्ण ये बैठकें हो रही हैं, 2024 के लिहाज से बेहद ही ज्यादा अहम है। कार्य समिति की ये बैठक थी जो कि संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है और 2024 लक्ष्य रहा है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। तो पार्टी को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मजबूत करना है और उत्तर प्रदेश के लिए जो 80 का टारगेट सेट किया गया है, यानी कि 80 की 80 सीटें, लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं, उन पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा लहराए, उसको लेकर मंथन किया गया है, उस पर रणनीति तैयार की गई है। और ये बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक का हिस्सा सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम नेता मौजूद रहे हैं, जिनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, 2024 के लिए किस तरीके से तत्पर रहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा लक्ष्य दिखाया है और इसके लिए आगे बढ़ते रहना है और पार्टी को प्रोत्साहित करते हुए किस तरीके से जन जन तक पहुंचना है, पार्टी की जो नीतियां हैं उनको किस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है, उपलब्धियां हैं उनको पहुंचाना है, इसी को लेकर मंथन किया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी? देखिए, किस तरीके से 2024 की लड़ाई के लिए लगातार सभी पार्टियां तत्पर हैं, लेकिन बीजेपी एक बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ा लक्ष्य है मिशन 80 का, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया है। तो बैठकों के जरिए किस तरीके से उसे साधने का प्रयास किया गया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 16-17 तारीख को, उसमें एक रोड मैप पहले से ही तैयार करके दिया गया है। सभी प्रदेशों को ये रोड मैप दिया गया है किस तरीके से आपको अपने संगठन को लेकर आगे काम करना है। जेपी नड्डा दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, दोबारा उनकी टीम होगी और उनकी नई टीम के साथ उनको काम करने के लिए अब मौका मिला और मिशन 2024 है। और सबसे अहमियत आती है कि जब प्रदेश की बात आती है, उत्तर प्रदेश वो सबसे बड़ा राज्य है जिसमें 80 लोकसभा सीटें आती हैं और कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली पे काबिज होना है, दिल्ली का दिल जीतना है, तो उसका रास्ता सीधे उत्तर प्रदेश से आता है। 80 सीटें हैं, उसको लेकर मंथन किया गया है, तमाम उसमें प्रस्ताव भी दिए गए थे, रोड मैप तैयार किए गए थे, वो भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दूं कि 26 तारीख तक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी थी, जिसको 22 तारीख को ही कर ली गई है। तो किस तरीके से जो एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो आप समझ सकते हैं कि आप 4 दिन पहले लेके चल रहे हैं। 5 फरवरी तक आपको जिलावार जो कार्यकर्ता है उनके सम्मेलन करने हैं, उनके साथ बैठक करनी है। उसके बाद 12 फरवरी तक आपको मंडल स्तर की जो कार्य समिति है उसकी बैठक करनी है। तो उसका भी लक्ष्य रखा गया है कि 5 फरवरी तक वो सारी बैठकें कर ली जाएंगी और उसके बाद जो नई टीम का गठन है वो कर लिया जाएगा। सबसे अहमियत की जा रही है कि इसमें तय किया गया है कि जो जिला अध्यक्ष होंगे वो मंडलों की तरफ जाएंगे, जो मंडल अध्यक्ष हैं वो जिला वाइज जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बूथ स्तर के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठ के पन्ना प्रमुखों को अपने साथ लाना और उसके साथ ही ये जिम्मेदारी तय करना गुजरात मॉडल की तरह कि किस तरीके से एक कार्यकर्ता को, एक पन्ना प्रमुख को किस तरह से 5 से 6 जो मतदाता हैं उनको आप मत केंद्र तक लेके आए, मतलब वोट में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं से जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, जिस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उसको कैसे आपको आगे करना है, कैसे पूरी तरह से काबिज होना है, उसकी तैयारी की गई है। और जिस तरीके से हमने देखा था कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, मुख्यमंत्री ने खुद उद्बोधन की जब शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने जो काम कहे थे या जो मोदी जी ने जो विजन देखा था उस विजन को कहीं ना कहीं पूरा किया है। वही ताकत है कि 2014 से उत्तर प्रदेश में जो आज तक नहीं हुआ वो हुआ है। दोबारा बहुमत की सरकार बनी है, एक नहीं 2 बार, और अगली बार अभी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके फिर से आश्वासन है कि 80 में से 80 सीट लेके निकलेंगे। तो सबसे अहम चीज है कि जिस तरीके से जो इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जिस तरीके से जो रणनीति बनाई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे ज्यादा देखने को मिला है कि जिस तरीके से सुबह 10 बजे से आसपास ये बैठक शुरू होनी थी, 10:30 बजे से बैठक शुरू हुई थी और करीब 7.5 घंटे ये बैठक चली है। 7.5 घंटे का मंथन है 80 सीटों को जीतने का। और साथ ही साथ जो आगामी कार्यक्रम है, माना जा रहा है कि अमित शाह जो कि थिंक टैंक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ पे प्रवास करेंगे और सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है उन 14 सीटों पे जहां भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी। 1,74,000 बूथ हैं जिसमें से 24,000 के आसपास बूथ थे जिनमें आप जीत नहीं पाए थे। उन बूथों में मंथन किया जाएगा, उन बूथों में किस तरीके से रणनीति बनाया जाए उसको लेके भी मंथन किया गया। तो सबसे सक्सेस करने की बात की कि जिस तरीके से जो
वोट बैंक है उसको कैसे लेके चलना है, जो आपके जो ग्रास लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे अहमियत देनी है। जिससे कि हमने देखा था 2014 में जब अमित शाह ने कमान संभाली थी तो उनका डायरेक्ट संपर्क होता था बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते थे उनसे लेवल होता था, तो कहीं ना कहीं मोरल बास्ट होता है। और हमने देखा था किस तरीके से 80 में से 73 सीटों को जीतने का काम भी किया गया था। इस बार भी वही रणनीति बनाई गई है। इस बार पन्ना प्रमुखों की भी जिम्मेदारी तय करी गई है कि पन्ना प्रमुखों को भी एक जो शीर्ष नेतृत्व है उसके संपर्क में लाना है, और किस तरीके से जो बातें हुई है, जो प्रदेश कार्य समिति हो चाहे राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक हो, उन तक उसको पहुंचाना है, उनको उसमें सम्मिलित करना है। तो कहीं ना कहीं जो सीधा संवाद की बात होती, जो चेन होती है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करके डायरेक्ट संवाद की बात है। और देखा था हमने 2014 में किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया गया था। अगर वो चीज होती तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी तक ट्रैक में है तो माना जा सकता है 2024 की जो तैयारी है वो अगर उस चीज को पूरा करती है तो 80 में से 80 का जो वादा है या जो अपने से संकल्प लिया गया है वो उसके काफी करीब जाते हुए दिखती नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, और इसी के लिए देखिए बीजेपी ने ये ठोस रणनीति जो है बनाई है जिस पर अब अमल करने की बड़ी तैयारी है। ठीक है मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, जहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए ये बयान दिया है। जिस दखियानुसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई हो उसे प्रतिबंधित होना चाहिए। अगर सरकार तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित नहीं कर सकती तो उन श्लोक को रामायण से निकालना चाहिए। तुलसीदास की रामायण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कड़े बयान दिए हैं जिसमें यह सब बातें लिखी हैं। 52% आबादी वाली जनसंख्या के बारे में गलत बातें लिखी गई हैं। तो इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से रामचरितमानस को लेकर बयान दिया गया और उसके बाद अब तुलसीदास की रामायण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है इस पर प्रतिबंध लगने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये पिछड़ा विरोधी है। तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंध करना चाहिए, ये बड़ा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, देखिए इस तरीके के जब बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है एक निम्न स्तर की नजर आती है कि पहले बिहार के शिक्षा मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं बिना ये सोचे हुए कि किसी ना किसी की भावनाएं इससे आहत हो रही हैं। इतना सेंसिटिव मैटर है और बावजूद इसके इस तरीके के बयान दिए गए हैं। देखिए किसी न किसी की भावनाएं आहत होना वो कहना एक चीज होगी, करोड़ों हिंदुओं की आस्था उससे है। बिल्कुल, करोड़ों हिंदू हैं जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जो लगातार उसकी चौपाइयों को याद करते हैं और अपने डेली रूटीन में उसको आप कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करते हैं। और जिस तरीके से हमने बात की थी, हमने खुद स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की थी, तो उनको अब शायद ये चीज़ ध्यान आ रही है। जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक राम मंदिर का गुणगान करते थे, रामचरितमानस की गुणगान करते थे, अयोध्या की गुणगान करते थे, और जैसे ही वो सरकार से हटते हैं और अब एनसी रहते हैं समाजवादी पार्टी से, तो उनको सारी चौपाइयाँ भूल जाते हैं। उनको उसमें वो चीज दिखने लगता है जहां पे अपमान किया जाता है, तबकि उसका तर्क अगर आप पढ़ेंगे तो उसका तर्क एक अलग तरीके से आता है। शायद उनको इस चीज का ज्ञान ना हो जिस तरीके से वो बात करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी चीज पे बात रखी है अपनी, और बोला उनका जिस तरीके से था कि उसमें अपमान किया गया है। अपमान अगर आपको आज दिख रहा है तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद इतने बड़े नेता हैं, इतने बुजुर्ग नेता हैं कि 400-500 साल पुरानी अब जो हमारी धार्मिक ग्रंथ है उसकी आप चौपाइयाँ, जो हर एक बच्चा, अगर आप बच्चा भी होगा तो वो भी सुनता होगा, कहीं ना कहीं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता होगा, उसको लेके इतना बड़ा बयान, एक तरीके से कहीं ना कहीं जो आजकल की जो रणनीति है या राजनीति है उसका जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि निम्न स्तर तक लेके जाने का, तो शायद ये वही स्तर है जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ के लिए बात की थी। सबसे ईजी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेके टारगेट करने का एक आजकल जो ट्रेंड से चला है, आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो एंटी सनातन धर्म को आप लेके देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया जा रहा है। तमाम धार्मिक नेता हैं उनको ट्रेंड किया जा रहा है। साथ ही साथ ग्रंथ को लेके जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया था, एक ऐसी टिप्पणी की थी, उसके बाद किस तरीके से ट्रोल किए गए थे, किस तरीके से राजनीति इस पर शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब आपके पास अगर आप मुद्दे नहीं होते हैं तो सबसे आपको आसान लगता है कि आप किसी धर्म को लेके बात कर ले, किसी धर्म को लेके राजनीति में आ जाए। और उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे स्टेट हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे धार्मिक राजनीति और जो जातिगत राजनीति है उसका सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट होता है। शायद वो अपने अनुयायियों, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई एक इससे देखना चाह रहे
होंगे। पर मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, उसमें तमाम जो लोग हैं, चाहे जिस भी जात के हों, चाहे जिस उसके आते हों, पर सबसे पहले वो हिंदू हैं, हिंदुत्व हैं। और जिस तरीके से चाहे आप हिंदुत्व के रामचरित मानस की बात कर ले, चाहे आप कुरान की बात कर ले, चाहे जिस भी आप धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं, तो वो आज से नहीं, वो पहले से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और तमाम आपके जो पूर्वज होंगे, जो आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, वो भी कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करते आते हैं, नजर आते होंगे। तो इसको लेके, इसकी जो बयानबाजी, इसको लेके टिप्पणी करना शायद ये उनके किस हिसाब से किए, ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने उनसे बात की थी और जिस तरीके से वो बात रख रहे थे अपनी, हालांकि उनसे हमने पूछा भी कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के वाक्य हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो उनका दोनों तरफ से माना कि स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहा है, पर अगर बात होगी तो समाजवादी पार्टी के बतौर नेता बोलो तो शहरी समाजवादी पार्टी का भी। अब रुख देखना होगा कि समाजवादी पार्टी क्या इस पे रुख रखती है, क्या वो भी इस स्टैंड के साथ रहती है, इसी स्टैंड पर रहती है, तो इसकी राजनीति क्या होगी उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में, इसके क्या प्रभाव होंगे वोटर्स में आगे वाले चुनाव में, ये देखने वाला होगा। वैसे कि पर जिससे कि टिप्पणी की गई है, यह अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिससे कि जिक्र आपने शुरुआत में किया था कि एक ग्रंथ को लेके, किसी भी धार्मिक ग्रंथ हो, हम सभी की इज्जत करते हैं। और हिंदुस्तान में सबसे सुंदर चीज़ ये होती है कि आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई, आप सभी के ग्रंथों को इज्जत देते हैं, सभी आप जगह जाते हैं, सभी त्यौहार एक साथ मनाते हैं। ऐसे में करके आप अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वो शायद गलत जगह और गलत जगह है, कहीं ना कहीं वोट बैंक अपनी जगह है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये विवादित बयान दिया है, वो भी किस तरीके से पवित्र जो ग्रंथ हैं उसको लेकर, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, बेहद ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस पर वो क्या कुछ आगे कहते हैं, किस तरीके से स्पष्टीकरण देते हैं, देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। बढ़ते आगे, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को सीएम योगी ने संबोधित किया है, जिसमें बीजेपी के तमाम संगठन प्रभारी, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत 700 पदाधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार का 7वीं बार जीतना बताता है कि कैसे काम किया जाना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल तक शासन किया था, आज उसी ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया में 5वीं ताकत बनकर उभरा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत फिर से 2/3 बहुमत के साथ गठित हुई यह भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने और उसे प्रेरित करने का एक अवसर हम सबके सामने था। विजेता के रूप में कार्य कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और करती है। देश के एक प्रमुख राज्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्डतम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह और उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है। विजेता के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए कैसे कार्य किया जाना चाहिए, यह उत्साह और उमंग एक बार फिर से हम सबके सामने है। जो बहनों, ये निवेश कैसे रोजगार को सृजन करता है, इसका परिणाम हम सबके सामने है। विगत 5 वर्ष के अंदर इस निवेश के परिणाम स्वरूप 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को विभिन्न स्थानों पर नौकरी और रोजगार उपलब्ध हुए। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम, याद करिए 2017 का भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र, संकल्प पत्र की एक लाइन यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने पर अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेगी
और परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए क्या ब्रांडिंग होनी चाहिए, ये भी प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर उसकी ब्रांडिंग करते हुए प्रदेश ने अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया। कौन ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जहां पर अपनी परंपरागत उद्यम न रही हो? परिणाम क्या है? रोजगार मिला, नौकरियां सृजित हुई, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे बीमारू राज्य है, और आज अकेले अपनी परंपरागत उद्यम से उत्तर प्रदेश 1,60,00,000 करोड़ रुपए का अपना परंपरागत उद्यम और प्रोडक्ट को यहां से निर्यात करता, एक्सपोर्ट करता। उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट प्रदेश भी बन गया। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ अहम कहा है वो सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। चौधरी जी, आज 2024 को लेकर रोड मैप तैयार होंगे, 80 का 80 मिशन है, उसको लेकर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई छुट्टी पे नहीं है, लगातार जनता के बीच में है। हमारे कार्यकर्ता का जनता से संपर्क, संवाद उसके अच्छे में, बुरे में, दुख में, दर्द में बना हुआ है। बाकी विपक्षों के दलों के लोग सीजनल हैं, जब चुनाव आता है तो उनकी सक्रियता गतिविधि बढ़ती है, जब चुनाव नहीं होता तो उनकी गतिविधि, जनता के बीच में उनकी उपस्थिति नहीं है। इसलिए ये कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता से है और जनता का गठबंधन मोदी जी से है। और हम लोगों ने लक्षित कर लिया है, हमने पूरी कार्य योजना बना ली है। हम नगर निकाय भी चुनाव जीतेंगे, हम एमएलसी की भी 5 सीटें जीतेंगे और हम लोकसभा की 80 की 80 सीटें जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का संकल्प है। आज एक बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, समाजवादी पार्टी के नेता है, कि रामचरितमानस में नारी और दलित को लेके बयान जो दिया गया है उसको बैन कर देना चाहिए, रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। ये उनका अधिकृत विचार है, उनका निजी विचार है या समाजवादी पार्टी का विचार है, तो समाजवादी पार्टी को तय करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में किस प्रकार से कारसेवकों को उन्होंने गोली चलवाई, किस प्रकार से धार्मिक स्थलों पर हमले हुए, आतंकवादियों ने हमले के लिए सरकार, पार्टी, समाजवादी सरकार उन आतंकवादियों के साथ खड़ी रही। जितने भी धार्मिक पर्व थे, हमारे धार्मिक पर्वों को मनाने से रोका गया, उन पर लाठी चार्ज किए गए, उनको, हमारे जुलूसों को रोका गया। तो ये चाहे हमारे कांवड़ यात्रा हो, उसे प्रतिबंधित करने का काम हुआ, डीजे बजवाने का उसे प्रतिबंधित करने का काम। तो ये समाजवादी पार्टी का इतिहास है, वो इस तरह करते रहें। लेकिन मैं जरूर इतना कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पर जवाब देना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे भूपेंद्र चौधरी जी, बताया था कि जिस तरीके से अपनी पार्टी को बयान देखना चाहिए और 2024 को लेके जनता से सरोकार है, जनता से हमारा विश्वास है और जनता से हमारा सरोकार है। तो जनता ये में 2024 में फिर से 80 की 80 सीट जिताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। की बैठक संपन्न हुई है, हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। दयाशंकर जी, 2024 को लेके 80 का 80 जो मिशन है उसको लेके क्या रणनीति तय की गई, रोड मैप मान तय कर लिया गया है? देखिए, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उस जो उपयोगी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश पदाधिकारियों को प्रवास के लिए निर्धारित किया गया है कि सभी लोग जिले स्तर पर प्रवास करेंगे, जिला पदाधिकारी मंडल पर प्रवास करेंगे, मंडल पदाधिकारी शक्ति केंद्र पे और शक्ति केंद्र जो है बूथ पर प्रवास करेंगे और बूथ जो है वहाँ पर पन्ना प्रमुख का जो है प्रवास तय करके एक एक घर तक पार्टी की योजनाएं जाएं, जो कार्यक्रम हो उसकी सब वहाँ तक जाए और एक बूथ को सामाजिक दृष्टि से सभी लोगों को एक रख करके एक बूथ को सशक्त बनाना है, क्योंकि बूथ मजबूत रहेगा तो पार्टी मजबूत रहेगी। बूथ को सक्रियता बनाए रखने के लिए और जो भी पदाधिकारी हैं, कोई ऐसा न रहे जिसके पास काम न हो, सभी को काम देने का तय हुआ है और सबकी एक जिम्मेदारी तय की गई है। तो आगामी 3 महीने के लिए सभी लोगों को कार्य पर लगा दिया गया है और
इसकी समय समय पर समीक्षा होती रहेगी। जयशंकर जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पर उनके पास अब 398 दिन बाकी रह गए हैं और अब वो 80 में से 80 सीट नहीं जीत पाएंगे। अब देखिए, अखिलेश जी बयान देते हैं, भाई पहले भी बयान दे रहे थे कि भाई 403 में से 400 सीटें जीत रहे थे वो, तो आपने देखा कि क्या स्थिति रही। और लगातार जो है 2012 के बाद, 2012 में वो सत्ता में रहे, 14 में चुनाव हुआ, उनके सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें लोकसभा में जीती। फिर उसके बाद 2017 में खुद मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन निकल गई, उनको पता नहीं चल पाया। फिर आप जो है 2019 में जब दो गठबंधन, बेमेल गठबंधन, जो नीतियां एक दूसरे की बहुत दूर थी, पूर्व और पश्चिम थे, दोनों एक होकर के लड़े, तब भी जो है मोदी जी की लहर के सामने नहीं टिक पाए। 2022 की स्थिति आपके सामने है। तो अभी तो ये लोग मोदी जी की लहर को देखे हैं, इस बार मोदी जी की सुनामी आएगी, ये जो बच्चे खुचे वो भी बह जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पहले आपके मंत्रिमंडल में थे, अब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आज उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी की है कि इसमें नारी को लेके और दलितों को लेके अभद्र भाषा यूज की गई, इसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी डिप्रेशन में चल रहे हैं आजकल, और उनको जो है योगा की ज़रूरत है। योग करें, अपने रामदेव जी से कुछ सलाह लें, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया, तब से वो बहुत जो है बहुत दुखी हैं और इसके लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना किया और जो 500 वर्षों पहले जो चीज़ को उन्होंने लिखा, एक एक चौपाई उनकी आज लगता है कि समाज के विभिन्न रिश्तों में, चाहे विभिन्न आप देखेंगे तो लगेगा कि आज घटित हो रही है। एक एक चौपाई, यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी सही मन से एक चौपाई को पढ़ लें, उसका अर्थ समझ लें, तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो ये दयाशंकर सिंह जी बता रहे थे कि हमारा मिशन तैयार है, हम बूथ स्तर तक जाएंगे, प्रमुखों की अध्यक्षता की जाएगी और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए योग की एडवाइस भी दी है कि वो योग करें, तभी वो रामचरितमानस को समझ पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ अहम कहा है, सुनिए। तो देखिए, कार्य समिति की बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी और इस बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा की गई 2024 को लेकर, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, क्योंकि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरी राजनीति में लोकसभा चुनाव के लिए, उसको साधने की कोशिश के लिए कहीं ना कहीं कार्य समिति की ये बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिस पर ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से रणनीति को अमल पर लाना है, इसकी कोशिशें हो रही हैं। और इसके बाद किस तरीके से मंत्रियों के बयान सामने आए, जहां हमने आपको सुनाया पर्यावरण मंत्री दयाशंकर सिंह का क्या कुछ कहना था, उन्होंने किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी पलटवार किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2024 में, इससे पहले अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर आप लोगों ने देखी थी, लेकिन अभी सुनामी आना बाकी है। ये बड़े शब्द उनके रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि 2024 के लिए बीजेपी एक बड़े दावे के साथ आगे बढ़ रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश जो है बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश हो रही है इस वक्त, जहां जो मिशन 80 है उसको किस तरीके से टारगेट किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहीं ना कहीं कार्यकारिणी की बैठक के जरिए यह वादा किया था कि किस तरीके से आगे हमें वोट साधने हैं, और इसको लेकर उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें की थी उसको लेकर अब कार्यकर्ता भी सजग हो गए हैं। तो वहीं तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित करने के बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से न्यूज़1 इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिस साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई हो उसे प्रतिबंधित होना चाहिए, और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। रामचरितमानस को लेके एक टिप्पणी की गई है, तो उससे बात करने के बाद मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद जी, आज बड़ी चीज चली, पहले बिहार के मंत्री के द्वारा, पति द्वारा, आज आपके द्वारा, क्या है पूरा मसला, कैसे देखते हैं? कुल मिलाकर के धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानवता का रास्ता प्रशस्त करने के लिए होता है। मानव कल्याण, मानव सम्मान के लिए धर्म कार्य करता है और ऐसे सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर यदि किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को
अपमानित करने की टिप्पणी की जाती है तो स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। अभी हाल में शिक्षा मंत्री बिहार ने भी इस पे कुछ टिप्पणी की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।